नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश में मीडिया जश्न का माहौल बनाने में लगा हुआ है कि नरेंद्र मोदी ने चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्हें एक महामानव के तौर पर इतिहास में दर्ज करने की फूहड़ कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या सचमुच में किसी लोकतंत्र में लंबे समय तक सत्ता में बने रहना अपने आप में महानता का प्रमाण होता है? इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया में ऐसे अनेक शासक हुए हैं जो चुनाव पर चुनाव जीतते रहे, जन समर्थन का दावा करते रहे, राष्ट्रवाद का सहारा लेते रहे, लेकिन धीरे 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 लोकतांत्रिक संस्थाओं को इतना कमजोर कर दिया कि चुनाव केवल औपचारिकता बनकर रह गए। जैसे एडोल्फ हिटलर, वो भी चुनाव जीतकर ही सत्ता में आया था, कहने को लोकतांत्रिक था। वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी है, नाजी पार्टी का नेता था, चुनावी राजनीति में कई पार्टियों के साथ गठबंधन करके जर्मनी का चांसलर बना था, और एक बार चांसलर बन जाने के बाद विरोधी तो विरोधी उन सहयोगियों को भी खत्म कर दिया जिनके दम पर वो खुद सत्ता में आया था। हिटलर 1933 से लेकर 1945 में खत्म होने तक सत्ता में रहा, यानी नरेंद्र मोदी से ज्यादा समय तक। लेकिन आज जर्मनी हिटलर के नाम से भी नफरत करता है, क्योंकि उसने सत्ता में आते ही चुन चुन कर विरोधियों को ठिकाने लगाया, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचल दिया। कहने को चुनाव होते थे, लेकिन वो जिसे चाहता था विरोध में भी वही खड़ा हो सकता था। सब कुछ फिक्स। यहूदियों के साथ हिटलर ने क्या किया सब जानते हैं। ये अलग बात है कि आज यहूदियों का देश इजराइल हिटलर से भी ज्यादा निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। हिटलर की पार्टी नाजी पार्टी से बना नाजीवाद दुनिया की सबसे भद्दी राजनीतिक गालियों में शुमार है। इसी तरह इटली में बेनितो मुसोलिनी नेशनल फासिस्ट पार्टी के नेता के तौर पर संसदीय दरवाजे से सत्ता में आया था, और 1922 से 1943 तक पूरे 22 साल तक सत्ता में रहा। सत्ता में आते ही फासीवादी शासन ने विपक्ष का दमन शुरू किया, मीडिया पर नियंत्रण किया और राजनीतिक हिंसा को राष्ट्रवाद का पर्याय बना दिया। व्यापक जन समर्थन के नाम पर मुसोलिनी ने भीषण संहारों को अंजाम दिया। क्या भारत के हालात इससे अलग हैं? सोचकर देखिए। लेकिन फासीवाद को हम और आप कैसे देखते हैं बताने की जरूरत नहीं है। चिली का राष्ट्रपति अगस्तो पिनोशे सैन्य तख्ता पलट के जरिए सत्ता में आया, आते ही चुनाव कराया और अपने आप को देश के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रचारित करने लगा। मीडिया के लोग उसके पैरों में लौटते रहते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी नीतियों पर सवाल उठाते, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ राजनीतिक अभियान चलाए। नागरिक अधिकारों का गला घोंट दिया था अगस्तो पिनोशे ने। मिस्र का राष्ट्रपति होस्नी मुबारक 14 अक्टूबर 1981 से लेकर 11 फरवरी 2011 तक पूरे 30 साल मिस्र का राष्ट्रपति रहा। रेफरेंडम कराता और साबित कर देता कि वो देश का सबसे लोकप्रिय नेता है। पूरी मीडिया वाह वाह करती रहती। विपक्ष के सारे नेताओं को उसने या तो जेलों में डाल दिया था, या मरवा दिया था, या घरों में नजरबंद कर दिया था। आज होस्नी मुबारक को दुनिया कैसे याद करती है हम सब जानते और समझते हैं। फिलीपींस का राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस 1965 से लेकर 1986 तक 21 साल सत्ता में रहा, पूरे लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन लोकतंत्र के उसके तरीके और लोकप्रियता की उसकी परिभाषाओं से आज फिलीपींस की जनता नफरत करती है। लीबिया का राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी सैन्य बगावत के जरिए 1969 में सत्ता में आया था, और अगले साल 1970 में खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। पूरे 42 साल तक एक तानाशाह के रूप में देश पर उसने राज किया। हालांकि उसने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन लीबिया का मीडिया और पत्रकार उसे देश का सबसे लोकप्रिय नेता साबित करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने लोकतंत्र को अपनी तानाशाही का आधार बनाया, और लोकतंत्र, चुनाव, मीडिया
नागरिक अधिकारों, सबका गला घोंटकर जब तक चाहे सत्ता में बने रहे। उनमें से कईयों का अंत बहुत ही भयानक हुआ। कर्नल गद्दाफी तो भागता हुआ नाले की पाइपलाइन में जाकर छिप गया था, लेकिन उसी के देश के लोगों ने पकड़कर उसे इतना पीटा था कि वो मर गया। हिटलर, मुसोलिनी से लेकर सद्दाम हुसैन तक का अंत कैसे हुआ, इतिहास के किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है। इसीलिए जब आज भारत में यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के मामले में जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तब असली सवाल केवल कितने साल का नहीं है। असली सवाल यह है कि उन वर्षों में लोकतंत्र के साथ क्या हुआ। क्या संस्थाएं मजबूत हुई? क्या असहमति की जगह बढ़ी? क्या आम आदमी का न्यायपालिका, संविधान और नागरिक अधिकारों पर भरोसा बढ़ा? क्या विपक्ष को बराबरी का लोकतांत्रिक स्पेस मिला? क्या प्रेस अधिक स्वतंत्र हुआ? क्या नागरिक खुद को अधिक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करने लगे? इन सारे सवालों का जवाब क्या है, ये अपने दिलों से पूछिए। नेहरू की आलोचनाएं बहुत हैं और हो सकती हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन उनके दौर की सबसे बड़ी विशेषता ही यही थी कि उन्होंने अपने खिलाफ सबसे तीखी आलोचना को भी लोकतंत्र का हिस्सा माना। संसद में विपक्ष बेहद कमजोर था, फिर भी विपक्ष के नेताओं को देशद्रोही नहीं कहा गया। भाजपा की राजनीति के पितामह श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता थे। हिंदू महासभा की राजनीति मुसलमानों के साथ घृणा पर टिकी हुई थी। फरवरी 1941 में मुखर्जी ने एक रैली में कहा था कि अगर मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो उनको अपना सामान बांधकर भारत छोड़ देना चाहिए। उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने सिंध समेत कई राज्यों में मुस्लिम लीग के साथ सरकारें बनाई। लेकिन जब देश ने आजादी की तरफ यात्रा शुरू की तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विपक्ष में होने के बावजूद नेहरू ने मंत्रिमंडल में शामिल किया। विरोधी होने के बावजूद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का कानून मंत्री बनाया और यह जिम्मा दिया कि देश आगे कैसे बढ़ेगा, इसके लिए आप संविधान बनाइए। बावजूद इसके अखबार सरकार पर तीखे हमले करते थे, कार्टूनिस्ट प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते थे, विश्वविद्यालयों में बहस होती थी, लेकिन सरकार आलोचना को लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा मानती थी। नेहरू ने चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, संसद, विश्वविद्यालयों और प्रेस मीडिया जैसी संस्थाओं को अपनी व्यक्तिगत सत्ता से बड़ा बनने दिया, विशाल बनने दिया, उदार बनने दिया। नेहरू की महानता का कण मात्र भी इस वजह से नहीं है कि वो कितने साल तक प्रधानमंत्री रहे, बल्कि इस वजह से है कि उन्होंने देश को हमेशा अपने आप से ऊपर रखा। और नरेंद्र मोदी अपनी महानता सिर्फ इस बात में तलाश रहे हैं कि वो कितने समय से कुर्सी से चिपके हुए, इस बात में नहीं कि उन्होंने उस कुर्सी पर बैठकर किया क्या। उन्होंने प्रधानमंत्री बने रहने की लालसा को भारत हित से हमेशा पीछे रखा और अगर सीधे कहें तो राष्ट्र हित को कुचला। नेहरू की विशालता और उदारता देखिए, जरा सोच कर देखिए। नेहरू ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को ही अपने आप से ऊपर नहीं रखा। इसके साथ ही नेहरू ने साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जैसी हजारों संस्थाएं बनाकर भारत की बुनियाद मजबूत न की होती तो आज हम कहां खड़े होते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नेहरू को लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के कारण नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को विकसित करने के कारण याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। इसके उलट नरेंद्र मोदी के दौर में ये आरोप लगातार गाढ़े होते रहे कि लोकतंत्र का ढांचा धीरे धीरे ज्यादा केंद्रीकृत और ज्यादा भयग्रस्त होता गया। विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर कितने सवाल उठे हैं आप भी जानते हैं। विपक्ष की सरकारों को गिराने या विधायकों के तोड़ने के आरोप आप भी जानते हैं। संसद में बहस का समय कितना कम हो गया विपक्ष के लिए। अध्यादेशों और जल्दबाजी में कानून पारित करने की प्रवृत्ति कैसे बढ़ी आप भी जानते हैं। मीडिया का बड़ा हिस्सा सरकार समर्थक प्रचार मशीन में बदल दिया गया।
आलोचक पत्रकारों, शिक्षकों, एक्टिविस्टों और छात्रों पर देशद्रोह, यूएपीए और दूसरी कठोर धाराएं लगाकर उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। उमर खालिद 5 साल से जेल में है। इसी तरीके से शर्जील इमाम, देशद्रोह और यूएपीए की धाराएं तो आम हो गई हैं। देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को भी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। रुपेश कुमार, झारखंड का बच्चा, आज भी जेल में पड़ा हुआ है। भीमा कोरेगांव मामले में प्रोफेसरों, वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी ने भी गंभीर सवाल खड़े किए। हाल में नोएडा मजदूर आंदोलन में लखनऊ के मशहूर चिंतक सत्यम वर्मा और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कानून के आदिवासी छात्र योगेश मीणा को देशद्रोह की धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया गया। किसान आंदोलन के दौरान लाखों किसानों को 1 साल से ज्यादा समय तक दिल्ली की सड़कों पर बैठना पड़ा। 700 से ज्यादा किसानों की जान गई। सरकार के लोगों ने किसानों को आंदोलन जीवी, खालिस्तानी और देश विरोधी कहकर अपमानित किया। नेहरू होते तो उनसे मिलने जाते, उन्हें गले लगाते, उनसे बात करते और पूछते कि बताइए इस देश को कैसे चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी के भीतर न तो ऐसी संवेदना है और न ही समझ और नैतिकता। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान केवल चुनाव नहीं होती। असली पहचान यह होती है कि क्या नागरिक बिना डर के बोल सकता है, क्या छात्र सवाल पूछ सकते हैं, क्या पत्रकार सरकार की आलोचना कर सकते हैं, क्या मजदूर अपने अधिकार मांग सकते हैं, क्या विपक्ष सरकार के खिलाफ खड़े होकर भी सुरक्षित रह सकता है, क्या अदालतें आम आदमी को भरोसा दे पाती हैं। इतिहास ये कभी नहीं देखता कि किस नेता ने कितने वर्षों तक राज किया। यह देखता है कि उसने लोकतंत्र को कितना मजबूत बनाया, मनुष्यता के बोध को कितना मजबूत किया। लंबे समय तक सत्ता में बने रहना और लोकतांत्रिक विरासत छोड़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेहरू की विरासत है भाईचारा, नागरिकता का बोध, न्याय, समता और बंधुत्व की गारंटी और सरकार को कटघरे में खड़ा करके उससे हिसाब मांगने की आजादी। और मोदी की विरासत है न्याय मांगने वाली बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा जाना, बलात्कारियों, हत्यारों को बचाना, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का पाताल में गिर जाना, सवाल पूछने वालों में दहशत पैदा करना, विपक्ष को तोड़ देना और मीडिया को अपने जूतों के नीचे रेंगने पर मजबूर कर देना। हकीकत यह है कि नेहरू और मोदी की तुलना हो ही नहीं सकती। मोदी 12 साल नहीं 52 साल प्रधानमंत्री रह जाए तब भी नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।